पीएम मोदी ने पूर्व सरकारों पर खड़े किए सवाल, कहा जिसे किसी ने पूछा उसे उन्हें मोदी ने पूछा और पूजा भी है। जिनके पास गारंटी देने के लिए कुछ नहीं था तो वो मोदी ने गारंटी दी। एक देश एक चुनाव पर कोविंद समिति ने राष्ट्रपति को सौंपी रिपोर्ट। लोकसभा और विधानसभा एक साथ कराने की सिफारिश, नई लोकसभा गठन के साथ जारी की जा सकती है अधिसूचना। केरल के ज्ञानेश कुमार, पंजाब के सुखबीर संधू होंगे नए चुनाव आयुक्त। अधीर रंजन का दावा, बैठक में मुख्य न्यायाधीश को नहीं बुलाने पर जताया रोष। पूर्व सीएम कैप्टन अमरिंदर सिंह की पत्नी परनीत कौर ने छोड़ी कांग्रेस, बीजेपी का थामा कमल, पटियाला से मिल सकता है टिकट। बेंगलुरु के रामेश्वरम कैफे बम ब्लास्ट मामले में बड़ा खुलासा, आरोपी का आईएसआई से कनेक्शन आया सामने। बेंगलुरु दहलाने की साजिश थी। नमस्कार, स्वागत है आपका। एमवी नेटवर्क देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ लता। भारतीय राजनीति में अरविंद केजरीवाल ऐसे नेता हैं जो अपने बयानों की वजह से हमेशा सुर्खियों में रहते हैं। केजरीवाल एक बार फिर सीए को लेकर उन्होंने बयान दिया, लेकिन इस बयान के बाद केजरीवाल की नीयत और मंशा पर सवाल जो हैं वो खड़े हो रहे हैं। तो केजरीवाल ने एक बार फिर से सीए का विरोध किया है और इसे लोगों की नौकरी से जोड़ा। तो वहीं बीजेपी अरविंद केजरीवाल के बयान को गुमराह करने का हथकंडा बता रही है। रिपोर्ट देखिए। नागरिकता संशोधन कानून को लेकर केंद्र सरकार और विपक्ष आमने सामने है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने इस कानून पर सवाल उठाया है। उनका कहना है कि सीएए लागू होने के बाद देश की सुरक्षा व्यवस्था खतरे में पड़ जाएगी और चोरी, बलात्कार, दंगों जैसी घटनाएं बढ़ जाएंगी। केजरीवाल का कहना है कि मैं इम्पोर्टेंट नहीं हूँ, देश के 140 करोड़ लोग इम्पोर्टेंट हैं। आप पाकिस्तान और बांग्लादेश के लोगों को लाकर बसाना चाहते हैं, उनके लिए नौकरियां कहां से आएंगी, उनके लिए घर कहां से आएंगे। उन्होंने कहा कि आजादी के बाद बड़े स्तर पर पलायन हुआ, सीएए की वजह से उससे भी बड़ा पलायन होने वाला है। तो वहीं बीजेपी केजरीवाल की मंशा पर सवाल खड़े कर रही है। बीजेपी का आरोप है कि केजरीवाल एक तरफ रोहिंग्याओं के प्रति हमदर्दी जताते हैं, उनके विधायक रोहिंग्याओं को 10,000 रुपये और बसाने की बात करते हैं। सीएए के विरोध में अरविंद केजरीवाल का बयान धूर्ततापूर्ण है और विषैला है। मैं अरविंद केजरीवाल जी से ये पूछना चाहता हूं कि जो वो हिंदू, सिख, जैन, बौद्ध, पारसी शरणार्थियों को भारत में आने से रोकने के लिए विलाप कर रहे हैं, झूठ बोल रहे हैं, लोगों की नौकरियां चली जाएंगी, इस तरह की बातें कर रहे हैं, मैं ये पूछना चाहता हूं दिल्ली के मुख्यमंत्री ये जवाब दें कि रोहिंग्या और बांग्लादेशी घुसपैठियों के बारे में उनकी क्या राय है। जो अमानतुल्लाह खान ने रोहिंग्या घुसपैठियों को बसाने का काम किया, 10,000 रुपए महीना रोहिंग्या और बांग्लादेशी घुसपैठियों के आधार कार्ड, राशन कार्ड बनवाने की बात, उनके कैंप लगवाने की बात, इसके बारे में आज तक अरविंद केजरीवाल ने मुंह क्यों नहीं खोला, जवाब क्यों नहीं दिया। क्या हिंदू, सिख, जैन, बौद्ध और पारसी शरणार्थियों से ही आपकी दुश्मनी है? उसके अलावा सारे घुसपैठिए भी आपके मित्र हैं, आपके परिवार के लोग हैं, आपके दामाद हैं, उनको आप स्वागत करते हैं, उनको आप कैंप लगाते हैं, उनके आप
पैसे देते हैं, उनको आप राशन देते हैं, रोहिंग्याओं को, बांग्लादेशियों को कोर्ट में वकील खड़े करते हैं उनके लिए। लेकिन जब बात आती है पीड़ित, प्रताड़ित, शोषित सिखों की, जैन समाज के लोगों की, हिंदुओं की, बौद्धों की, पारसियों की, तब आप रोना शुरू कर देते हैं कि भारत में जगह नहीं है, भारत में लोगों के लिए जगह नहीं है। 2014 तक जो लोग आ चुके हैं उनके लिए यह कानून है। बीजेपी के आरोपों में कितना दम है? क्या केजरीवाल जनता को गुमराह कर रहे हैं? ये ऐसे सवाल हैं जो हर भारतीय के मन में उठ रहा है। केजरीवाल देश और यहाँ के लोगों के प्रति कितनी चिंता रखते हैं, इसे इन बयानों से समझा जा सकता है। मैं अमानतुल्लाह, ओखला विधायक और चेयरमैन दिल्ली वक्फ बोर्ड। आज हमने यहाँ जो परसों रोहिंग्या के लोग जिस कैंप में रहते थे, 1 महीने का राशन और 10-10 हज़ार रुपया कैश मैंने दिए हैं, हर एक फैमिली को 10,000 रुपया। देश के 140 करोड़ लोग इंपॉर्टेंट हैं, उनकी बात करते हैं। मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि आज हम पूरा देश मिलके, सारी सरकारें मिलके अपने देश के बच्चों को रोजगार देने में असमर्थ हैं। जो इतनी भारी संख्या में बाहर से आप पाकिस्तान, बांग्लादेश के लोगों को हमारे देश में लाके बसाना चाहते हो, उनको नौकरियां कहां से दोगे? उनके लिए नौकरियां कहां से आएंगी? पहले अपने बच्चों के लिए तो नौकरी का इंतजाम कर लो। ये मेरा कल मूल प्रश्न था। उनके लिए घर कहां से आएंगे जो आप इतनी बड़ी संख्या में पाकिस्तान से, बांग्लादेश से लोगों को लाके अपने देश में बसाना चाहते हो, माइग्रेशन करवाना चाहते हो? वो उनके लिए घर, उनके लिए नौकरियां, उनके लिए संसाधन कहां से आएंगे? अपने देश में इतनी गरीबी है, अपने देश में ऑलरेडी लोगों के पास नौकरियां नहीं है, घर नहीं है, उनको कहां से लाके बसाओगे? आम आदमी पार्टी के विधायक अमानतुल्लाह खान रोहिंग्या पर जो बयान दे रहे हैं, उसके बाद केजरीवाल के बयान पर और उनकी मंशा पर सवाल उठता है, जिसके बाद लोगों के मन में कई शंकाएं पैदा हो गई हैं। इन शंकाओं को दूर करने के लिए अरविंद केजरीवाल को सामने आना चाहिए और अपना स्टैंड साफ करना चाहिए। ब्यूरो रिपोर्ट, एमवी नेटवर्क। हिंदू शरणार्थी की जो जंग है वो अब लगातार जो है तेज होती हुई दिखाई पड़ रही है और इसी पर हम चर्चा करेंगे। मेरे साथ खास मेहमान जुड़ रहे हैं, मेरे साथ बीजेपी प्रवक्ता हेमचंद जी जुड़ रहे हैं। आपका मैं खेमचंद जी आपको स्वागत करना चाहूंगी। इनके अलावा मेरे साथ दरअसल आपके प्रवक्ता देवमोहन सिंह जी जुड़ रहे हैं, आपका भी स्वागत। और इनके अलावा मेरे साथ जो है राजनीतिक विश्लेषक निपुण आलम बायन जी जुड़ रहे हैं। आलम जी आपका भी बहुत शुक्रिया चर्चा पे जुड़ने के लिए। सबसे पहले जो मेरा सवाल होगा वो दरअसल देवमोहन साहब जी वो आपसे होगा, क्योंकि केजरीवाल सर ये कह रहे हैं कि सीए से देश में जो है खतरा है, तो क्या आप बताएंगे कि कैसे सीए लागू होने से देश के लिए खतरनाक ये हो जाएगा? देवमोहन जी। खुद अरविंद केजरीवाल जी ने अपने अरविंद केजरीवाल जी ने अपने उस वीडियो में दे दिया था। मैं आपको दोबारा से बता देता हूं बिल्कुल कि क्या हमने अपने देश के लोगों के लिए रोजगार और सारी चीजों की, रहने की, राशन कार्ड दिल्ली में आपको पता है कि 72 लाख से ज्यादा आप बना नहीं सकते, लेकिन यदि कोई गरीब बढ़ता जा रहा है तो वो बनाने की छूट हम यहाँ पे बना नहीं पा रहे हैं। और हम कह रहे हैं कि हमारे पड़ोसी मुल्क में जो भी माइनॉरिटी में है वो यदि इंडिया आते हैं तो हम उनको रहने के लिए जगह कहां से दोगे? उनको रोजगार कैसे दोगे? कैसे उनकी व्यवस्थाएं देखेंगे? और क्या ये इस चीज की श्योरिटी है कि पाकिस्तान से या बांग्लादेश से जो भी लोग आएंगे उनके साथ पाकिस्तान अपने लोगों को प्लान नहीं कर सकता? देवमोहन जी आएंगे नहीं, जो आ चुके हैं 14 से पहले जो आ चुके हैं। नहीं, 14 से पहले जो आ चुके, 14 के बाद से नहीं आए लोग वहां से। फिलहाल जो सीए की जो फिलहाल जो नागरिकता देने की जो बात हो रही है, जो प्रावधान है उसमें ये है कि 2014 से पहले, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, यानी कि जो जब पार्टीशन का टाइम पर जो भारत में आए होंगे शरणार्थी, उन लोगों की बात चल रही है। अगर मैं गलत हूं तो मुझे खेमचंद जी करेक्ट करें। पहले जो लोग आए उनको नागरिकता देने की बात चल रही है, पहले वो अवैध तरीके से आए, ठीक है, तो क्या श्योरिटी है कि वो लोग कानून व्यवस्था, लॉ एंड ऑर्डर, उनको नागरिकता यही तो यहाँ पर दाव पेच फंस रहा है। जो गलत तरीके से आए दरअसल ये उन पर वार है, जो गलत तरीके से आए, जो गलत तरीके से इस देश में रह रहे हैं
देवमोहन जी उन पर वार है, तो ये खतरनाक कैसे हो गया देश के लिए, ये बताइए। दोबारा से बोलिएगा। देखिए, आप ये कह रहे हैं ना कि जो गलत तरीके से भारत की सीमाओं को पार करते हुए आए और यहाँ पर अवैध तरीके से इलीगल काम कर रहे हैं, उनको जो है नागरिकता देने का काम सरकार करे, लेकिन इसमें जो प्रावधान है सर वो ये है 2014 के पहले जो अल्पसंख्यक जो बाहरी देशों से यहाँ पर आए, पाकिस्तान, अफगानिस्तान से, बांग्लादेश से जो लोग आए हैं यहाँ पर, जो लंबे समय से जो है नागरिकता की मांग कर रहे हैं, अपनी पहचान की मांग कर रहे हैं, दरअसल ये कानून उन लोगों पर लागू होगा जो भारत में पहले से रह रहे हैं, उन्हें इसका कोई नुकसान नहीं है। बिल्कुल, मैं वही कह रहा हूँ हाँ। कि जो भारत में लोग पहले से रह रहे हैं, जो अपने लोग भारत में हैं, क्या उनकी सारी चीजें, मूलभूत सुविधाएं हमने फ्री कर दी? हम लीगलाइज कैसे कर सकते हैं इनको? चलिए, मैं खेमचंद जी से इसका जवाब लेती हूँ। खेमचंद जी, ये बहुत बड़ा फैसला है, क्योंकि जिस तरीके से देवमोहन जी ये कह रहे हैं कि जो पहले से आबादी है, जो यहाँ पर नेमिंग आबादी है, जिनके पास पहचान है, उनके लिए तो आप कुछ कर नहीं पा रहे हैं। अब जो नई पहचान आप दिलाने जा रहे हैं, आप कैसे गारंटी दे रहे हैं कि आप जो है उनके लिए कुछ कर पाएंगे, वो पीड़ित नहीं रहेंगे अब तक जो पीड़ित थे? कैसे लीगलाइज उनको करिएगा, क्या प्रोसेस होगा, क्या ये वाकई धरातल पर जो सीएए की स्कीम है उतर पाएगी, या फिर वो लंबे समय तक जो है जूझते ही रह जाएंगे तमाम कानूनी दावपेच से? खेमचंद शर्मा जी, आपकी आवाज अनम्यूट कीजिएगा। जय श्री राम, जय हिंद। लता जी, आवाज आ रही है? बिल्कुल। ये धरातल पर उतरेगा क्योंकि ये देने का कानून है। ये उन लोगों को देने का कानून है जिनके साथ हमारी लीडरशिप ने कमिटमेंट की थी 1950 के दौरान, 1947 के दौरान, कि अगर आप कभी भी भारत आना चाहते हैं, जब आपको यहाँ पे सही से नहीं रखा जाता, बराबरी का अधिकार नहीं दिया जाता, या फिर आप यहाँ परेशान किए जाते हैं, तो कभी भी आप भारत आ सकते हैं। और वो अपने लोग, वो पराये नहीं है, एक भारत के लोग हैं। और राजनीतिक कारणों से, कांग्रेस की वजह से और देश का विभाजन हुआ, वो लोग वहां पे रह गए, बांग्लादेश में रह गए, पाकिस्तान में रह गए, पाकिस्तान ही था पहले, वो बांग्लादेश बना, दोनों जगह रह गए। और अफगानिस्तान में भी हम सब ने देखा कि वहां पहले मूल रूप से हिंदू बुद्धिस्ट रहा करते थे, जैन रहा करते थे, सिख रहा करते थे, लेकिन बाद में वहां पे मुस्लिमों ने उनको भगा दिया या कन्वर्ट कर दिया या मार दिया। और इनको शर्म नहीं आती। अभी कुछ दिन पहले ही, 1 साल पहले की बात है, जब तालिबान वहां पे अफगानिस्तान आया, किस तरीके से वहां पे सिख और हिंदुओं को इवैक्यूएट किया गया, किस तरीके से वहां से गुरु ग्रंथ साहब को इवैक्यूएट किया गया, वहां पे गुरुद्वारे में जो हमारी धार्मिक पुस्तक है उनको इवैक्यूएट किया गया। अगर भारत उनको शरण नहीं देगा तो कौन देगा? कौन देगा? केजरीवाल जी, आप पंजाब में शासन करते हो और आपको सिखों से नफरत है। और जो खेमचंद जी, जो पहले से ही भारत में जो लोग रह रहे हैं, एक मिनट लूंगा, आप दोबारा मौका मत देना। वहीं इनको रोहिंग्या से प्यार है, बांग्लादेशियों से प्यार है, जो इलीगल तरीके से यहाँ पे रह रहे हैं, जिनको धार्मिक आधार पे ना तो बांग्लादेश में, ना पाकिस्तान में, ना ही कहीं और उनको पीड़ित किया जा रहा है। लेकिन वो क्योंकि भारत में ज्यादा अपॉर्चुनिटी है, भारत में उनको आगे फिर से यहाँ पे लैंड ग्रैब करनी है, यहाँ पे उनको ज्यादा मौके, तो यहाँ आए हुए हैं। और उनको इनके नेता अमानतुल्लाह खान, जो इनके एमएलए अभी भी सिटिंग एमएलए हैं, वो उनको 10,000 रुपए देते हैं। आम आदमी पार्टी की उसमें सहमति होती है, वो उनको फ्री में राशन, फ्री में बिजली और उनकी मदद करके उनके डॉक्यूमेंट बनवाने की कोशिश करते हैं। अब ये हिंदू, सिख, बुद्ध, जैन नहीं रख पा रहे हैं, जब आते हैं तो ये सवाल उठाते हैं। आपके पास अरे उनका अधिकार है। 2014 से पहले वो लोग आए, उनको सेकंड क्लास सिटीजन का दर्जा भारत में दिया हुआ है, जो एक महापाप है। उतना ही बड़ा अपराध है जो पाकिस्तान और बांग्लादेश में उनके साथ हो रहा है, अफगानिस्तान में उनके साथ हो रहा है। आपने यह भारत में किया, आपने उनको हक ना देके भारत में किया। तो मोदी सरकार उनको हक देने का काम कर रही है। और केजरीवाल जी, चलिए, मोदी सरकार हक देने का काम करे, लेकिन जो दिल्ली की केजरीवाल सरकार है वो दरअसल इस पर अड़ंगा लगाने की कोशिश, अभी तमाम आरोप लगा रही। मैं इसका जो है जवाब ले लेती हूँ और समझने की कोशिश करते हैं निपुण जी आपसे, क्योंकि आप राजनीतिक विश्लेषक हैं। ये जो सीए पर रोहिंग्या वर्सेस हिंदू शरणार्थी की जो ये जंग अब शुरू हो गई है, कौन सही कौन गलत, कैसे आप दर्शकों को समझाइएगा? क्योंकि ये जो टेक्निकल पेज फंस रहे हैं, क्योंकि देवमोहन जी अभी ये कह रहे थे कि जो लोग यहाँ पर छुपकर रह रहे हैं, अवैध तरीके से आए, उनको किस तरीके से आप नागरिकता दे सकते हैं। तो ये टेक्निकलिटी को अगर आप समझा पाए, क्लियर कर पाए कि क्या पारदर्शिता है इसको लेकर, सीए को लेकर। तो इसमें हिस्टोरिकल मुद्दा इन्वॉल्व है, दूसरा कॉन्स्टिट्यूशनली, और तीसरा इसमें आपका पॉलिटिक्स। पहले मैं बात करूंगा हिस्टोरिकल बात पे करूंगा। जब पार्टीशन हुआ तो पार्टीशन में ये बात तय हुई थी कि जो हिंदू पाकिस्तान के अंदर हैं, माइनॉरिटीज पाकिस्तान के अंदर है, वो इधर आएंगे, जो इधर है वो उधर से इधर जाएंगे, आना जाना होगा।
ठीक है। लेकिन होता क्या है कि जिन्ना जैसे ही बनते हैं और बनते ही जिन्ना की पहली स्पीच, मैं तो कहूंगा कि आप अपने चैनल पे चलाएं भी, यूट्यूब पर अवेलेबल भी है, जगह जगह अवेलेबल भी है। और जिन्ना ये कहते हैं कि हमने भले एक इस्लामिक नेशन बनाया हो, लेकिन हमारे यहाँ हर धर्म के अनुयायी रह सकते हैं, लिविंग कर सकते हैं, कोई इश्यू नहीं है, कोई मुद्दा नहीं है। लेकिन जिन्ना ये कमिटमेंट करते हैं, कमिटमेंट करने के बाद भी वहां पर बहुत ज्यादा क्या होता है, अत्याचार होते हैं माइनॉरिटीज के ऊपर। उस अत्याचार को देखते हुए 1950 में नेहरू लियाकत समझौता होता है, जिसमें इस बात को ऑफिशियली डॉक्यूमेंट में किया जाता है, जिसमें 5 बातें कही गई थी। वो समय नहीं कि मैं पूरा वो बताऊं, उसका मैं आपको थोड़ा सा कागज में सागवान में बता देता हूं कि दोनों देश अपने माइनॉरिटीज को क्या देंगे, सिक्योरिटी देंगे। तो ये समझौता हुआ, लेकिन इस समझौते का सम्मान कभी भी नहीं किया गया। और ये मैं आपको बता रहा हूँ कहां से, और हाँ मैं बता रहा हूँ थोड़ा सा, इसको थोड़ा समय दीजिएगा, मैंने बहुत समय से सुना है बात को। 1966 में क्या होता है, हमारी संसद के अंदर हमारे एक सांसद थे निरंजन वर्मा, जो जनसंघ पार्टी से थे। वो हमारे विदेश मंत्री स्वर्ण सिंह जो समय थे, उनसे 3 प्रश्न करते हैं। और 3 प्रश्न में उनसे प्रश्न ये थे, उनका मैं बता देता हूँ। तीनों प्रश्न मुद्दा क्या था कि जो नेहरू लियाकत समझौता था उसकी आज स्थिति क्या है, और वहां पर जो माइनॉरिटीज के ऊपर अत्याचार हो रहा है उसकी स्थिति क्या है। इसके रिप्लाई में विदेश मंत्री जी हमारा जवाब देते हैं कि पाकिस्तान के द्वारा नेहरू लियाकत समझौते का उल्लंघन तभी से स्टार्ट हो गया था जब से वो किया गया था, और जियाउल हक के समय में बहुत ज्यादा हुआ है। जियाउल हक के समय में यानी कि आजादी के बाद से ही। एक तो बात इसमें ये, तो ये हिस्टोरिकल एंगल था। तो नेहरू जी ने जो कमिटमेंट किया था, जिन्ना तो कमिटमेंट भूल गए, जिन्ना तो कह के भूल गए। उसके बाद जियाउल हक के में तो इस्लामीकरण हुआ, बहुत तेजी से सिविलाइजेशन हुआ, और उससे क्या हुआ, पूरा बड़ी मात्रा में हमारे यहाँ पर शरणार्थी आए। अब यहाँ पर दूसरा एंगल क्या है, हम यूएनओ चलते हैं। यूएनओ ये कहता है, यूएनओ का यूएनएचआरसी, वो ये कहता है कि शरणार्थी और आपका प्रवासी दोनों में अंतर होता है। शरणार्थी आते हैं किसी प्रताड़ना के कारण, और ये जो प्रताड़ना उनके साथ हुई, जो भी ये बोल रहे थे प्रवक्ता भाजपा से पहले जो आम आदमी पार्टी प्रवक्ता थे, वो बोल रहे थे कि वो दूसरे देश के नागरिक हैं। भाई साहब को मैं जानकारी दे दूं, वो दूसरे देश के नागरिक नहीं है, वो भारत के नागरिक हैं। उस समय नेहरू लियाकत समझौते के कारण रुक गए थे, उनको रोका गया था, लेकिन पाकिस्तान ने समझौते को नहीं माना। स्थिति ये थी कि वहां पर हम देखें तो 23% माइनॉरिटीज थी, आज घटकर वो कितनी रह गई है, अकॉर्डिंग टू होम मिनिस्ट्री, ये मेरा डाटा नहीं है, वो उसमें घटकर 3.7 रह गई है। और अगर हम बांग्लादेश की बात करते हैं, जो आज वर्तमान बांग्लादेश है, उसमें 1951 में 22% माइनॉरिटीज थी, आज वो 10% है। तो एक तो बात ये। दूसरा मुद्दा क्या है कि यहाँ पर संवैधानिक मामला, आर्टिकल 10 और आर्टिकल 11 भारत की संसद को यह अधिकार देता है कि वो जिसे चाहे नागरिकता दे। ये होते कौन है जिनके पास राइट्स नहीं है? सांसद कितने बैठे हैं इनके आम आदमी पार्टी के पार्लियामेंट के अंदर जो ये बात को बोल रहे हैं। अगर बीजेपी ने अपने मैनिफेस्टो में 2019 में बोला है कि हम सीए के तहत नागरिकता देंगे, बीजेपी अपने कमिटमेंट को पूरा कर रही है। इनको क्या दिक्कत हो रही है कि इनको मैंडेट मिला है जनता के द्वारा, जनता ने जिसको मैंडेट दिया है वो कार्य करने के लिए पूरा अधिकार रखती है। ये आर्टिकल 10 और आर्टिकल 11 बोलता है। और दूसरी बात जो बार बार बोल रहे हैं ना, आर्टिकल 14 का उल्लंघन, आर्टिकल 14 का कतई उल्लंघन नहीं है। ये रोहिंग्या की बात करते हैं। मेरे 2 ही प्रश्न है आम आदमी पार्टी से, और ये 2 प्रश्न, पहला क्या कि 2013 में बोध गया के अंदर जो बम विस्फोट हुए थे उसमें किसका नाम आया था? उस समय तो कांग्रेस की सरकार थी। किसके नाम दर्ज किए गए थे उस बम विस्फोट के अंदर? अत्याचार हो रहा है म्यांमार के अंदर, बम विस्फोट करेंगे बिहार गया के अंदर। और दूसरी बात, क्या रोहिंग्या ने रखाइन स्टेट के अंदर रखाइन आर्मी ने बना रखी है, जो भारत के इन्वेस्टमेंट को भी, जो सितवे पोर्ट में और पूरा जो हमारा सेज है म्यांमार का, वहां हमारी इन्वेस्टमेंट को नुकसान पहुंचाती है। मैं इनसे बस ये पूछना चाहता हूँ आदमी पार्टी से, इनकी हिम्मत कैसे हुई कि इन्होंने हिंदू शरणार्थियों को जो भारत के देश के नागरिक हैं उनको ये कहा कि वो रेपिस्ट हैं, वो चोरी करते हैं, डकैती करते हैं। इनकी हिम्मत कैसे हुई बात कहने की? मुझे बड़ा गुस्सा है इस बात को लेकर। जवाब कुछ टिप्पणी इसमें करना चाहें? जी बिल्कुल टिप्पणी करना चाहूंगा। आर्टिकल के साथ उन्हें पूरा विश्लेषण समझा दिया कि आखिर ये जो नागरिकता देने की बात हो रही है उसके क्या प्रावधान है। अब अगर आपके मन में कोई सवाल, कोई टिप्पणी हो तो प्लीज रखिए। देखिए मैं बिल्कुल, राजनीतिक विश्लेषक हैं, विश्लेषण करना चाहिए था, लेकिन इन्होंने प्रश्न मुझसे पूछ लिया। मैं इनको एक और चीज बता देता हूँ
कि यदि ये कह रहे हैं कि वो पाकिस्तान के नागरिक नहीं है, ठीक है, वो भारत के नागरिक हैं, तो फिर दोबारा नागरिकता देने का प्रोसेस भाजपा क्यों चला रही है? पहली बात, लीगल नागरिकता नहीं दी गई उनको अभी। जी, शरणार्थी का जो कागज होगा ना, उसके आधार पर अब नागरिकता दी जाएगी। शरणार्थी है ना वो, भारत में वहां के माइनॉरिटीज शरणार्थी हैं जो 2014 से पहले आ गए थे। और दूसरी चीज, किसी ने नहीं कहा है कि वो रेपिस्ट हैं, वो ये हैं, ये वो हैं। उनमें लॉ बयान आया है सर, आम आदमी पार्टी के नेताओं का, अरविंद केजरीवाल का बयान आया है। आप उस बयान को सुनिए, उसमें कहा गया है कि कल को कोई रेप करता है, कुछ कई बार सुना है, कई बार सुना, एक बार नहीं 10 बार सुना उनका भाषण मैंने। निपुण जी मैं जवाब लेती हूँ। उन्होंने कह दिया कि भाई जो लोग भारत शरणार्थी हैं वो रेप करते हैं, ये करते हैं। आप बताइए नहीं कहा अभी वीडियो चलवाइए आप सुनवाई। निपुण जी मैं जवाब लेती हूँ, आप प्लीज काम डाउन, मैं जवाब लेती हूँ। देव मोहन जी आप प्लीज अपने पहले नेताओं के बयान सुनिएगा। उन्होंने साफ साफ ये कहा है कि हमारे जो हमारी आबादी है उन्हें नौकरी की समस्या होंगी, यही लोग जो है वो हमारे बहन बेटियों के साथ रेप करते हैं, बलात्कार करते हैं, प्रताड़ित करते हैं। इस तरह की बयानबाजी आम आदमी पार्टी की तरफ से की गई है। बस मैं आपसे ये समझना चाह रही हूँ कि आम आदमी पार्टी को कहां पर लग रहा है, कहां पर पेट फंस रहा है आम आदमी पार्टी का, क्यों पेट में दर्द हो रहा है अगर रोहिंग्याओं को, घुसपैठियों को भारत से बाहर कर दिया जाएगा? क्यों? आप भी तो उन्हें शरण देना चाहते हैं ना जो बाहर से आए हैं। दिल्ली में अगर हम देखें तो अमानतुल्लाह खाने के तरीके से 10,000 रुपए प्रति महीना फ्री राशन बांटा, नकली आधार कार्ड बनाए जा रहे हैं। रोहिंग्या यदि इस देश में हैं, हाँ, वो किसका फेलियर है? कैसे आए वो भारत में? 2014 के बाद नहीं आए वो। तो इसका विरोध कीजिए ना आप विरोध क्यों नहीं करते इसका? आप क्यों नहीं बसाने में लगे हुए? आप क्यों नहीं विरोध करते हैं? जनता पार्टी फेल रही है, इसका मतलब रोहिंग्याओं का सर आप समझते हैं कि देश के लिए खतरा है? देव मोहन जी, जो घुसपैठी हैं, जो गलत तरीके से सीमा को पार कर आए, आप मानते हैं कि वो देश के लिए खतरा हो सकते हैं? बिल्कुल बिल्कुल, वो देश के लिए खतरा ही है। बिल्कुल, अगर आप ये मानते हैं सर तो फिर क्यों आपके विधायक, देव मोहन जी आप ही के विधायक अमानतुल्लाह खान आप ही के विधायक हैं, वो जाके फ्री में राशन बांटते हैं, 10,000 रुपए बांटते हैं। आप तो पैरवी कर रहे हैं रोहिंग्याओं की। अभी आप कह रहे हैं कि उन्हें देश से बाहर जाना चाहिए। उनको गृह मंत्रालय बता क्यों नहीं रहा है कि कहां कहां बसाए गए हैं रोहिंग्या? कौन लेके आ रहा है उनको देश में? रहने कैसे दिया जा रहा है? क्या कर रहा है गृह मंत्रालय? चलिए जवाब देंगे। खेमचंद जी, गृह मंत्रालय क्या कर रहा है? जब आपके पास सबूत है कि रोहिंग्या इस देश में घुसे हुए हैं तो क्यों नहीं कार्रवाई हो रही है? बड़े बड़े फैसले तो आप लेकर आ रहे हैं, क्यों नहीं कार्रवाई हो रही है? बीजेपी के प्रवक्ता थोड़े हैं, खेमचंद जी विश्लेषक हैं। मैं जवाब ले लूं सर, या फिर आप इस डिबेट को कैरी ऑन कीजिए? मैं जवाब ले लेती हूँ। जी बिल्कुल ले लीजिए। देखिए खेमचंद जी, आम आदमी पार्टी लटकाने भटकाने में माहिर है, मिसइन्फॉर्मेशन फैलाने में माहिर है। ये मैं आपको बता दूं, जब रोहिंग्या की बात होती है, डिपोजिशन की बात होती है, तो इन्हीं के बड़े नेता जो इनके फाउंडर मेंबर हैं, इनको इनिशियल पूरी फंडिंग की, प्रशांत भूषण जी, वो कोर्ट में जाते हैं, सुप्रीम कोर्ट में जाते हैं। नहीं, रोहिंग्या को आप डिपोर्ट नहीं कर सकते। बीजेपी ने क्या किया सर? अब गोल मत घुमाइए। बीजेपी ने क्या किया? केंद्र में सरकार आपकी है, आप क्यों नहीं खदेड़ रहे उन्हें? नेता है प्रशांत भूषण। देव मोहन जी मैं जवाब ले लेती हूँ, प्लीज आप कामने सो के बैठिए, तो फिर डिबेट को आप ही करेंगे। सभी रोहिंग्या को आइडेंटिफाई किया, इलीगल तरीके से रह रहे थे, उनकी लिस्टिंग की है और उनका प्रोसेस, उनको बाहर करने का प्रोसेस पूरी तरीके से शुरू कर दिया है। लेकिन ये लोग उनके डॉक्यूमेंट बनवा रहे हैं, फेक डॉक्यूमेंट बनाते हैं, उनको फाइनेंशियल सपोर्ट करते हैं, जगह देते हैं। डॉक्यूमेंट कैसे बन जाते हैं सर? कोई क्राइटेरिया डॉक्यूमेंट बनाने का होगा, कोई आधार होगा, या फिर डॉक्यूमेंट ऐसे ही बन जा रहे हैं जिसकी सरकार डॉक्यूमेंट बना दे रही है? अगर लोकल पार्टी जो सत्ता में है, दिल्ली में सत्ता में है, उसके एमएलए, उसके पार्षद, उसके नेता वहां पे उनको सपोर्ट करते हैं, उनको साइन करते हैं। निपुण जी से मैं जवाब देती हूँ इसका। निपुण जी, जिस तरीके से आपको क्या लगता है सर, बीजेपी और ये आम आदमी पार्टी जो दिल्ली में ब्लेम गेम खेलती रहती है लंबे समय से, जो हम देख रहे हैं कि कभी इसकी टोपी उसके सर, उसकी टोपी उसके सर। सर आप क्या ही समझते हैं कि सिर्फ और सिर्फ वोट बैंक अपना बनाने के लिए क्या ऐसा हो सकता है? होता ही होगा अक्सर, तमाम शिकायतें तमाम जो आती ही है कि नकली फर्जी आधार दस्तावेज बना दिए, ये बना दिए, वो बना, तो क्या ये कोई इसका कोई पैरामीटर नहीं है, कोई क्राइटेरिया नहीं है क्या? कैसे तय कीजिएगा कि कौन फर्जी है, कौन असली है, कौन नकली है? जी मैं एक लाइन में आपको बताऊं, निपुण जी से मेरा सवाल था। निपुण जी, हाँ रोहिंग्या से प्रेम है। प्लीज खेमचंद जी, हाँ निपुण जी बोलिए।
देखिए क्या है कि आप एक बात समझिए, देखिए राजनीति दोनों पार्टी का कर्तव्य है और दोनों पार्टी करती है, इसमें कोई दो राय नहीं है। हम ये नहीं कह सकते कि बीजेपी राजनीति नहीं करती है और आम आदमी पार्टी राजनीति करती है, इसमें कोई मुद्दा नहीं है। देखिए थोड़ा सा इसका लीगलिटी, आप थोड़ा लीगल पहलू को समझिए। एक तो पहला समझिए शरणार्थी और प्रवासी, इन लीगल माइग्रेशन और शरणार्थी में क्या अंतर होता है। ये मेरी परिभाषा नहीं है, UNHRC की परिभाषा है, उसने जो परिभाषा दी मैंने आपको बताई। शरणार्थी वो जो धार्मिक उत्पीड़न या किसी जातीय संघर्ष, तमाम तरीके के उत्पीड़न के पास किसी देश में, वो शरणार्थी होते हैं, पहली बात। और जो इनलीगल होते हैं वो अवैध घुसपैठी, जो भारत के संसाधन है, किसी भी देश के संसाधनों के ऊपर क्या करते हैं, बढ़ डालते हैं, उनको प्रवासी इनलीगल माइग्रेंट कहा जाता है, पहली बात। दूसरी बात, सीए जो आया है इसको किसी भी तरह से धार्मिक एंगल दीजिए मत, ये पूरा हिस्टोरिकल मैटर है। नेहरू लियाकत अली जो समझौता था उसको इंप्लीमेंट करने का प्रयास है। इसे मुझे समझ में नहीं आया कि धर्म का एंगल ला कहां से रहे हैं। और फिर जब रोहिंग्या की बात हम उठाते हैं तो रोहिंग्या को लेकर मुद्दा क्या है कि रोहिंग्या का जो पूरा आप देखेंगे 2013 में बोध गया में जो बम विस्फोट हुए थे, वो बम विस्फोट किसने किए थे, ये जानकारी मेरी नहीं है। 2013 में कांग्रेस की सरकार थी, उनके द्वारा दिया गया था कि ये रोहिंग्या मुस्लिमों का हाथ है। जब उनसे पूछा गया, जो 2 लड़के पकड़े गए थे, उनसे पूछा गया तुमने ऐसा क्यों किया, तो उन्होंने कहा हमारे ऊपर म्यांमार के अंदर हमको मारा गया, तो गया में आते हैं, वहां से हमने उनको मारा। अब आप शायद थोड़ा क्लियर हुए होंगे कि ये रोहिंग्याओं और जो प्रवासी की जो बात है, जो शरणार्थी की बात है, टेक्निकल चीजें अलग अलग हैं, आप इन्हें मिक्स कर रहे हैं शायद। नहीं, रोहिंग्या की बात बिल्कुल सही है। मैंने तो सवाल किया था कि रोहिंग्या जो है इस देश में 2014 के बाद से नहीं आए क्या, और वो क्यों है हमारे देश में। मैं तो आप खुद ही पूछ रहा हूँ आपसे सवाल। हाँ, तो खेमचंद जी कह रहे हैं ना कि उसका भी कार्यक्रम चल रहा है, उसकी भी कार्रवाई हो रही है, प्रोसेस चल रहा है, आप उसके खिलाफ आवाज उठाइए। आप यानी कि आप अगर आप सत्ता में हैं, अगर आप राजनीति में बैठे हुए, तो क्या आप कोई भी अनाप शनाप बयान दे देंगे, किसी का भी अपमान आप कर देंगे, मानहानि आप कर देंगे और ये कह देंगे कि ये शरणार्थी जो है ये हमारे बहू बेटियों का रेप करेंगे। सर कुछ तो लिहाज रखिए, जनता आप पर भरोसा करती है। मैंने अभी आपको ऑब्जेक्ट किया था इस पे कि हमने कहीं नहीं कहा है कि ये रेप करते हैं या ये मर्डर करते हैं, हमने कहीं नहीं कहा। पढ़िएगा इस डिबेट के बाद आप जरूर पढ़िएगा कि क्या क्या बयान आपके नेताओं की तरफ से। निपुण जी माफ कीजिएगा, समय थोड़ा कम है, लेकिन फिलहाल आप तीनों मेहमानों ने समय दिया, उसके लिए बहुत शुक्रिया। खेमचंद जी बहुत शुक्रिया, देवमोहन जी बहुत शुक्रिया, निपुण जी बहुत शुक्रिया इस चर्चा में जुड़ने के लिए, इस बातचीत का हिस्सा बनने के लिए। इसी के साथ इस खास डिबेट में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए एमवी नेटवर्क। नमस्कार।